बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। मैं हूँ प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आज की वीडियो में मैं एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पास्ट पेपर जो है नंबर थ्योरी का पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड 2020 का ये पास्ट पेपर है, इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। इससे पहले मैं 2018, 2019, 2021 का जो पास्ट पेपर है इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने अपना जो पूरा कोर्स है नंबर थ्योरी का और ये जो पास्ट पेपर हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पूछे गए हैं इन तमाम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके लेक्चर्स को देख सकते हैं। अच्छा, आज का जो बेटा पास्ट पेपर है अगर इसके ऊपर मैं डिस्कशन करूं तो स्टूडेंट्स लेवल के ऊपर काफ़ी डिफ़िकल्ट ये पेपर था। ठीक है, इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है बाकी जो पेपर्स है उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ़ था। ठीक है, क्योंकि एक तो थोड़ा सा ये था कि जो कोर्स आउटलाइन थी आपकी यूनिवर्सिटी की, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कोर्स आउटलाइन से मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, मतलब जिसे आप अनसीन क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे भी थे जो रिपीट नहीं हुए यहाँ पर। ठीक है, बाकी 2019 का पेपर आप देखें उसमें तकरीबन 50% पेपर आपका 2018 वाला पेपर है सारा। 2021 में भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। 2020 का जो पेपर है ये काफ़ी डेंजरस है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। अब डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटा ये जो आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं, आप ये जो वीडियो आपके लिए बनाते हैं इसमें अगर तो आपका नेट पैकेज होता है या आप PTCL वगैरह से इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश किया करें कि इसको ऑनलाइन देखा करें। ऑफलाइन से थोड़ा सा हमें भी चलें, ऑनलाइन से फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, बाकी जैसे आप बेहतर समझते हैं। तो चलें लेट अस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आप जानते हैं इसका MCQs बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव पार्ट था आपका। ठीक है, इसमें आपका 4 क्वेश्चन जो थे आपके 4 नंबर हर क्वेश्चन के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है। इसमें भी यहाँ पर मैं वही जो अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करूँगा कि जो उनसा क्वेश्चन अगर सपोज़ कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं उनको मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा उसकी, क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑलरेडी अगर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो मैं आपको उसका लिंक बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर जो है वो टाइप करके रखा हुआ है। ठीक है, और साथ साथ मैंने बता दिया है कि भाई ये वाला क्वेश्चन फलां उसका जो लिंक है मैंने वहाँ पर दे दिया है। ठीक है, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, कहता है अगर A डिवाइड करता है BC को विद GCD ऑफ AB 1 के बराबर है, A और B का GCD 1 के बराबर है, देन शो डैट कि AC को भी डिवाइड करेगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब देखें कितनी मरतबा क्वेश्चन आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2013 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में और अब 2020 में भी आया हुआ ये। ठीक है, तो इतने टाइम ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन आपका ये। अब ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको। ठीक है, क्या कहाँ पर मिलेगी आपको ये लिंक? क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का थर्ड पार्ट है पास्ट पेपर 2018 का। 2018 का पास्ट पेपर जाएँ उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने पहले वाले पास्ट पेपर नहीं देखे तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, अब ये क्वेश्चन आपका है, अब थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है ये। कहता है राइट द वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर विच n फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस n प्लस 2 का फैक्टोरियल इज द परफेक्ट स्केयर। n की वो कीमत बता दें जबकि n आपका यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। परफेक्ट नंबर नहीं, परफेक्ट स्केयर होना चाहिए। परफेक्ट स्केयर मतलब जैसे 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, यानी जिनका अंडर रूट जो है वो पॉइंट में नहीं आता। तो n की कौन सी ऐसी कीमत यहाँ पर लगाई जाए कि ये परफेक्ट स्केयर बन जाए, ये आपने तलाश करना है। तो पहले ही क्वेश्चन, पहले ही थोड़ा सा टेक्निकल लेट कर लेते हैं कि ये जो पूरा नंबर है, चूँकि आपने इसको बनाना है परफेक्ट स्केयर, इसका आंसर x स्केयर के इक्वल है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये अब आपके पास यहाँ पर n फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल आपको ओपन करने आता है। ये लिखूँगा मैं n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, और इसे लिख लेते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल इक्वल टू x का स्केयर। फैक्टोरियल ब्रेक करना आया आपको। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल ब्रेक कर लिया। अब इन तीनों फैक्टोरियल में से, तीनों वैल्यूज़ में से n का फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं।
तो यहाँ से जब आप n का फैक्टोरियल कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, आगे आ जाएगा n+1 और आखिरी वैल्यू आएगी n+1 इंटू n+2 और इक्वल टू x² आ गया। ये आ गया n का फैक्टोरियल 1 प्लस n+1, इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा n² प्लस 3n प्लस 2 इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, इसको अब आप ऐड वगैरह करें, ये आ जाएगा n का फैक्टोरियल n² प्लस 4n प्लस 4 इक्वल टू x का स्क्वायर। दिस इज़ n फैक्टोरियल, दिस इज़ n+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। लें जी, अब यहाँ पर आप गौर करें कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है x² के सामने, ये वाली जो चीज़ है, इसमें n+2 का होल स्क्वायर, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। डिपेंड करता है n के फैक्टोरियल के ऊपर, ठीक है, कि n की ऐसी कौन सी कीमत है जिसके लिए n का फैक्टोरियल परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अब आपको फैक्टोरियल n के फैक्टोरियल पता है, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर आपको नज़र नहीं आता जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा above expression is a perfect square when n फैक्टोरियल इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अब ये सिर्फ n के फैक्टोरियल पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो तो चीज़ बन गई ना n+2 का फैक्टोरियल, n+2 का स्क्वायर बन गया, तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब n का फैक्टोरियल जब परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो फिर ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, सो फॉर n इक्वल टू 0 एंड 1 n का फैक्टोरियल इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कि n की वैल्यू अगर आप 0 रख लें या 1 रख लें, तो फिर ऐसी सूरत में n का फैक्टोरियल जो होगा वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन n की वैल्यू 0 इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने खुद कहा है कि आपका n जो है 1 से बड़ा है। बट here n is greater than equal to 1, so only value of n that is possible here n is equal to 1, ये वो वैल्यू है जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आपने इस तरीके से करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है कुछ इस तरह है, द लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन ax + by = c हैज़ अ सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ d डिवाइड करता है c को, where d is equal to GCD of AB, if x0 y0 is any particular solution of this equation, then all other solutions are given by this। ये आपने शो करना है, यानी लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन का क्वेश्चन नहीं दिया, मतलब उसने उसका प्रूफ दे दिया। अब ये भी क्वेश्चन देखें, अभी बाकी पास पेपर आप देखें तो वहाँ पर लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया होता है, यहाँ पर उसने प्रूफ दे दिया, और प्रूफ अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स आपने प्रूफ भी करना है यहाँ पर। ये आंसर क्या है, लेक्चर नंबर 13 है मेरा, चैप्टर नंबर 1 वहाँ पर पढ़ा हुआ है। उसमें ये चैप्टर जो आपका लेक्चर है उसका टाइटल ये है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर लीनियर डायफाइंटाइन इक्वेशन टू बी सॉल्वेबल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बताया है कि जब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट लिखूंगा तो उसके नीचे मैं वहाँ पर इसके आंसर का लिंक शेयर कर दूंगा आपको। आप वहाँ पर क्लिक करके भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं, या पूरी प्लेलिस्ट जो है उसमें से तलाश करना है तो उसमें से तलाश कर लें, या अदरवाइज़ ये है कि आप अपने यूट्यूब के सर्च बार में जाकर ये पूरा का पूरा यहाँ पर टाइप करें तो आपके सामने मेरी वीडियो खुल के आ जाएगी। ठीक है, ये टाइप कर देंगे तो उसमें मेरा को थोड़ा सी रैंकिंग चैनल की ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ज़रा ये टाइप करेंगे तो मेरे लिए ज़रा रैंकिंग चैनल की अच्छी हो गई। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आपके पास है ही है, उसमें आप जाकर क्लिक करें तो ये क्वेश्चन की वीडियो आपसे ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, उसको देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा अब आप क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है इसको देखें। यहाँ पर आपने 2 लीनियर कांग्रुएंस सॉल्व करने हैं, सिस्टम ऑफ कांग्रुएंस नहीं है ये। ठीक है, लीनियर कांग्रुएंस है, 2 यानी क्वेश्चन है आपके पास। ये एक कांग्रुएंस है 3x कांग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 7, ये एक अलग क्वेश्चन है, और 140x कांग्रुएंट है 133 मॉडुलो 301 के, इसको आपने ज़्यादा सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाला जो ए पार्ट है इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बी पार्ट आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, और ए को मैं 2 मेथड यहाँ पर आपको बताऊँगा सॉल्व करने के, दोनों मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है जी 3x कांग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 7,
हम जानते हैं कि लीनियर कांग्रुएंस तब सॉल्वेबल होता है जब आप यहाँ पर 3 का और 7 का जीसीडी निकालें, वो जो जीसीडी आए वो इस 5 को डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये लीनियर कांग्रुएंस सॉल्वेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम निकालते हैं हेयर फर्स्टली वी फाइंड जीसीडी ऑफ 3 एंड 7। वो मुझे वैसे तो नज़र आ रहा है कि जीसीडी यहाँ पर 1 है इसका, लेकिन वो यहाँ पर हमने निकाल लेते हैं। 7 3 2 6, बाकी आपके पास 1 रह गया, ये 3 लिखा आपने, 1 3 3, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। तो जीसीडी आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो जीसीडी ऑफ 3 7 आपके पास आ गया 1 के इक्वल। अब 1 आप जानते हैं हर नंबर को डिवाइड करता है, तो 1 5 को भी डिवाइड करेगा, एज 1 डिवाइड करता है 5 को। सो सोल्यूशन ऑफ गिवन कांग्रुएंस एग्जिस्ट। अब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब वो सोल्यूशन किस तरीके से मालूम करना है, अब यहाँ पर यहाँ तक तो आपने करना है दोनों मेथड में। अब यहाँ पर आपका मेथड नंबर 1 शुरू हो गया। अब वो कैसे है वो देखें ज़रा। आप लिखेंगे इक्विवेलेंट लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन ऑफ गिवन कांग्रुएंस। इस दी हुई कांग्रुएंस की जो इक्विवेलेंट लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन बनेगी इस वो क्या है, वो कैसे बनेगी देखिए ज़रा। आप जानते हैं कि इसको मैं लिखूँगा 3x - 5/7 डिवाइड हो जाएगा किस पर, 3। भाई आपने देखा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गया, तो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट कर गया, तो उसका मतलब ये है कि 3x इसको उधर ले जाएंगे तो 3x - 5 को डिवाइड करेगा 7। कांग्रुएंस की डेफिनेशन आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ए बी के अगर कांग्रुएंट हो, अगर ए बी के कांग्रुएंट हो मॉडुलो m के लिहाज से, तो आप जानते हैं फिर m जो है वो डिवाइड करता है a - b को। ये आप डेफिनेशन जानते हैं। तो अगर ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब 7 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। वो डिवाइड करेगा तो कोई नंबर आंसर आएगा ना, तो उसका नाम हमने y रख लिया। यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी 3x - 7y = 5। 5 को उधर ले गया, इसको ये कर दिया। अब आप देखें यहाँ पर मैं इसे 1 कह देता हूँ, इसे 2 कह देते हैं। 2 अब आपके पास एक लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन है, लेकिन वो 2 वेरिएबल में है। हमें 2 वेरिएबल की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसे x का आंसर चाहिए। निकलेगा तो y का भी, लेकिन हमें x का आंसर चाहिए। तो सोल्यूशन ऑफ 2 इज सोल्यूशन ऑफ 1, ठीक है। आगे आप लिखेंगे सोल्यूशन ऑफ 2 इज सोल्यूशन ऑफ 1। 2 का जो सोल्यूशन है 1 का सोल्यूशन। अब वो 2 का सोल्यूशन कैसे मालूम करते हैं, आप जानते हैं कि हम यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जीसीडी निकला है 3 और 7 का, 3 और 7 का जीसीडी कितना निकला है 1। 1 को आपने लिखना है एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 7, ठीक है। तो आगे आपने लिखनी है लाइन के नेक्स्ट वी राइट 1 दैट इज जीसीडी एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 7। तो इसके लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर लिखना है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपने किसको डिवाइड किया, 7 को किस पर डिवाइड किया था, 3 पर, मल्टीप्लाई किसे किया था, 2 से, बाकी कितना बचा था 1, तो +1 आ गया। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। अब आगे अगली मरतबा किसको डिवाइड किया, 3 को किस पर डिवाइड किया, 1 पर, मल्टीप्लाई किससे किया था, 3 से, रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब आप जानते हैं कि आपने पहले वाले क्वेश्चन अगर किए हैं, ठीक है, तो लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन में यहाँ पर जो जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, इसको किसी क्वेश्चन का नंबरिंग देने की ज़रूरत नहीं है, ये इसने इस्तेमाल नहीं होना। तो बची सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ऊपर वाली। यहाँ से फ्राम वन ये इस नंबर 1 की कीमत निकालें, तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 - 3 × 2, ठीक है। अब इसको आप इस फॉर्म में बदलें 3x - 7y = 5 में, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखा जा सकता है इस तरह 3 × -2 - 7 × -1 = 1 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता यहाँ पर ये। अच्छा, अब यहाँ पर आप इसको इस स्टेप पर आने के बाद इसको आप चेक कर लीजिएगा कि ये 1 बनता है, ये -6 + 7 दैट इज़ 1, अभी तक ठीक है। अच्छा, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इसकी राइट साइड बनती है 5, मल्टीप्लाई दिस विद 5, दिस विल बिकम -10 -7 इंटू यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 = 5 आ गया। इसे स्टार कह दें। जो मल्टीप्लाई करना ना आपने, ये ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जहाँ पर लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना बताया हुआ है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी। अच्छा अब इसको और इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग स्टार एंड टू, ये लिख लीजिएगा लाइन, स्टार और टू को कंपेयर करें तो एक्स नॉट, ये एक पार्टिकुलर सोल्यूशन आ गई, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई -10 और यही हमें चाहिए, सही है, यही हमें चाहिए। वाई नोट की वैल्यू है यहाँ पर -5, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को और इसमें सिर्फ आपका एक्स आ रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो सोल्यूशन ऑफ 1 इज़, तो इस कॉन्ग्रुएंस का जो सोल्यूशन है वो आ गया x इक्वल टू -10 मोडुलू x कॉन्ग्रुएंट टू -10 मोडुलू 7, ये इसका आंसर है। लेकिन अब इसका जो सोल्यूशन है ये है -10, दैट इज़ नेगेटिव। अब इसको आपने पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव कैसे बनेगा देखें ज़रा, 7 को इसमें ऐड कर दें, -10 + 7 कितना आएगा -3, अभी भी नेगेटिव है, फिर उसमें 7 दोबारा ऐड करें, कितना आंसर आएगा 4, यानी 7 को 2 टाइम करके दैट इज़ 14, तो 14 इसमें ऐड करें तो कितना आता है 4। तो इसको ये भी इसका आंसर है और इसके इक्विवेलेंट यानी कि इसका जो दूसरा आंसर बनेगा वो इस तरह होगा, दूसरा नहीं मतलब यही इसका आंसर है, x कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ लिख लें और मतलब ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, x कॉन्ग्रुएंट 4 मोडुलू 7। ये कैसे बनाया मैंने, 7 को इसमें ऐड किया, -3 रह गया, तो x कॉन्ग्रुएंट -3 ये भी इसका आंसर है। लेकिन आप चाहते हैं इसका पॉजिटिव आंसर, फिर 7 ऐड करें उसमें, तो कितना आंसर बन गया +4। ठीक है, अब ये जो मैंने 2 मरतबा प्लस किया है ये कोई नई टेक्निक नहीं है, एक्चुअली क्या है, हुआ क्या है, ये 4 कैसे बना है, इसको आप उधर ले जाएं इस आंसर को, तो ये ऐसे ही होगा ना कि ये इसको आप ऐसे लिखेंगे ना कि 7 डिवाइड कर रहा है x + 10 को, इसका मतलब x + 10 7 पर जब डिवाइड हुआ तो कोई नंबर t मिल गया आपको, तो x, इसको x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -10 + 7 t, तो t की वैल्यू, t क्या इंटीजर होता है, t की वैल्यू 1 रखें तो वो कितनी आ गई -3, t अगर 1 रख दें, अगर t आप यहाँ पर 2 रख लेते हैं तो आंसर कितना आ जाता है 4 आ जाता है। ठीक है, तो खैर मुख्तसर बात यह है कि यहाँ पर इसका आंसर इस मेथड से ये 4 आ गया। अब एक मेथड नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, इसको ज़रा आप देखें, मेथड नंबर 2 है, आपको ये उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा ये वाला मेथड। 3x कॉन्ग्रुएंट है 5 के और आपने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर मोडुलो 7 की, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, मतलब x के साथ यहाँ पर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। इसका आंसर देखें ना, इसका आंसर क्या किस तरह का होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए x इक्वल टू समथिंग, यहाँ पर x के साथ 1 होना चाहिए, यही इसका आंसर होगा ना। अच्छा, इसका आंसर निकालना है, x के साथ यहाँ पर 3 है, मोडुलू कितना 7 है। ज़रा गौर से सोच कर बताएं कि 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, 3 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसमें 7 का मल्टीपल उसमें से माइनस कर दें तो आंसर 1 आना चाहिए। यानी यहाँ पर 1 आपने बनाना ना, तो 1 बनाने के लिए आप सोचें कि 3 के यहाँ x के साथ 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 का टेबल पढ़ते जाएँ, उधर से 7 का टेबल पढ़ते जाएँ, जहाँ पर जाके दोनों टेबल का डिफरेंस 1 आ जाएगा ना, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो सोचें ज़रा, 3 5 15, 5 से मल्टीप्लाई करें यहाँ बनता है 15, उधर 2 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 14। इसका मतलब ये है कि अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई विद 5 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 15x कॉन्ग्रुएंट टू 25 मोडुलू 7। जब आप यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 5, ये लिख लेना आपने, मल्टीप्लाई विद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर नहीं मल्टीप्लाई कर देना, मोडुलू नहीं चेंज कर देना। ठीक है, ये यही रह जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास कितना बन गया 15x बन गया। अच्छा, अब अगली बात, एज 15x कॉन्ग्रुएंट है x के मोडुलू 7 के, ये बात समझेंगे नहीं समझे, नहीं समझे भाई, x के साथ 15 है, 15 को 7 पर डिवाइड करें रिमाइंडर कितना बचता है, 15 को 7 पर डिवाइड करें रिमाइंडर कितना बचता है 1, तो 15x बराबर कॉन्ग्रुएंट है 1x के। ठीक है, x को इधर आगे माइनस करें कितना बनता है 14, तो 14 7 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता, होता है। इसका मतलब 15x कॉन्ग्रुएंट है x के एंड 25, और अगला ये जो नंबर है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 25 को 7 पर डिवाइड करें बाकी कितना बचता है, 25 को 7 पर डिवाइड करें 7 3 21, बाकी बचा 4, ये आ गया 4 के। दिस इम्प्लाइज, ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा x कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोडुलू 7 के। लो जी, ये आपके पास आंसर आ गया, 1 2 तीसरे स्टेप में इसका आंसर आ गया। सही है, अब आप कहेंगे जी हमें क्या इस तरीके से इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 140x इक्वल टू 133, अब आपने इसको सोचना है। ठीक है, कि 140 को ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और इधर 301 को ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, कि इस तरह ये 1 रह जाए आपके पास। ठीक है, ये आपको सोल्व करना है। अब वो नंबर बड़े हैं,
उनके लिए सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। इसलिए आपको ये वाला पहला मेथड भी बताया मैंने, ठीक है, बजाय ये कि सोचते नहीं यार कौन सा नंबर नहीं पता चल रहा है, तो ये एक आपके पास फॉर्मल वे है, ठीक है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है, अगर आसानी से हो जाए तो फिर ठीक है। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कुछ इस तरह है, कहता है फाइंड एन इंटीजर हैविंग रिमाइंडर 3, 11, 15 व्हेन डिवाइडेड बाय 10, 13, 17। एक इंटीजर तलाश करें जिसको अगर 10 पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 बचता है, 13 पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 11 बचता है, 17 पर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 15 बचता है, ठीक है। आपने कांग्रेस की डेफिनेशन दोबारा देखनी है। ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम में कौन सी चीज़ क्या क्या होती है। ए इज कॉल्ड डिविडेंड, बी इज कॉल्ड रिमाइंडर और एम इज कॉल्ड मॉडुलो, मॉडुलो यानी कि डिवाइजर। बस इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपने एक इंटीजर मालूम करना है, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड इंटीजर, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड इंटीजर, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आपकी जो कंडीशन है अगर उसके मुताबिक देखा जाए, एक्स को जब डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, 10 के ऊपर, इसका मतलब ये मॉडुलो 10 है, इसे लिखेंगे। मैंने वहाँ पर देखा है, बताया आपको कि एम शोज डिवाइजर, तो 10 पर जब डिवाइड किया तो बाकी कितना बचा 3, तो एक्स कांग्रुएंट है 3 के मॉडुलो 10 के लिहाज से। क्लियर हो गया बात। एक ये बनता है आपका कांग्रुएंट, जब उसे 13 पर डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 11 बचा। दूसरा कांग्रुएंट ये है मॉडुलो 13 पर, और तीसरा है एक्स कांग्रुएंट है 15 के मॉडुलो जब 17 है। तो ये आपके पास 3 कांग्रुएंट बनते हैं असल में, इन तीनों से आपने सॉल्व करके एक्स निकालना है। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम अगर आपने नहीं देखा इसका प्रूफ वगैरह, ठीक है, अभी तक, तो ये चैप्टर नंबर 3 में मेरे जो लेक्चर्स हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पर आप देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक रख दिया है, आप उस पर क्लिक करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में जाकर कंप्लीटली आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम को हमने इस्तेमाल करना होता है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चंद एक कंडीशन हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आप लिखेंगे लेट, ये जो पहला मॉडुलो है इसका नाम M1 है, दूसरा मॉडुलो M2, तीसरा मॉडुलो 17। अब आपने देखना है कि क्या ये जो तीनों मॉडुलो है पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम है कि नहीं है। हेयर M1, M2 एंड M3 आर पेयर वाइज relatively प्राइम, ये पेयर वाइज रिलेटिव प्राइम है। सो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इज एप्लीकेबल, तो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम एप्लीकेबल है। अब क्या लिखा मैंने कि ये पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है। आप M1 और M2 का GCD निकालें 1 आएगा, M2 M3 का निकालें GCD 1 आएगा, M1 और M3 का निकालें तब भी GCD 1 आएगा। ये मतलब है पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम का। भाई GCD कैसे निकालते हैं, ये आपके पास है M1 और आगे है M2, M1 की वैल्यू है 10 और M2 की वैल्यू 13। 10 और 13 मुझे बताएं, सीधी सी बात है, एक ही वन है दूसरा ओड है, वो हमेशा GCD उनका 1 ही होता है, ठीक है। 10 और 13 किसी एक टेबल में आते हैं दोनों, सिर्फ 1 के अलावा, तो 11 का GCD क्या है 1 है, बाकी भी सबका GCD इतना ही 1 है, सही है। तो अगर ऐसा हो तो फिर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ऐसा होता कि M1 और M2 का GCD 1 ना आता, कोई और होता, तो फिर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल नहीं करना था। अच्छा, अब उसके बाद आगे आप जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। मैं यहाँ पर न्यू मॉडल डिफाइन करूँगा। ये प्रोसीजर है, ये जब हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा मैंने यहाँ पर क्या कहा, लेट अस डिफाइंड न्यू मॉडली, उन मॉडली का नाम है कैपिटल M, M1, M2, M3,
ठीक है। वेयर कैपिटल एम क्या है, वेयर कैपिटल एम प्रोडक्ट है स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 का, ठीक होगी बात ये। तो स्मॉल कैपिटल एम का आंसर कितना आ जाएगा 10 इंटू 13 इंटू 17, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो मेरे पास ये आंसर सोल्व है, ये आ जाएगा 2210, ठीक हो गई बात ये। अब अगली चीज़ आपने निकालनी है कैपिटल M1। कैपिटल M1 का फार्मूला है m ओवर स्मॉल m1, दिस इज इक्वल टू कैपिटल M आपके पास है m1 इंटू m2 इंटू m3 ओवर स्मॉल m1। तो कैपिटल M1 आपके पास आ जाएगा इस तरह m2 इंटू m3, या कैपिटल M की वैल्यू पुट कर दें इधर 2210, उसको m1 पर डिवाइड कर लें, m1 स्मॉल m1 10 है तो 210 रह जाएगा आपके पास ये, ठीक है। 221 आ जाएगा आंसर, ये इस तरह भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। m2 आपके पास आ जाएगा कैपिटल M ओवर m2, कैपिटल M की कीमत है 2210, स्मॉल m2 की वैल्यू है 13, ठीक है। इसको डिवाइड कर लें, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 170, या इधर मल्टीप्लाई करवा दें m1 इंटू m3 को, सही है। ये m2 आ गया आपके पास। अगली चीज़ है कैपिटल M3, m ओवर m3, कैपिटल M 2210, स्मॉल m3 आपके पास है 17, इसको डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 130, ठीक हो गया। ये आपने कर लिया इस तरह। अब उसके बाद आगे हमने लिखना होता है लेट अस डिफाइंड लेट y1 y2 एंड y3 be the solution of linear congruencies कौन से congruencies, y1 सोल्यूशन है m1 y1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो कैपिटल मॉडुलो m1 का। अब ये कहाँ से है, मैंने आपको बताया कि जब आप इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं तो उसमें ये डेरिवेशन आती है, उसमें इस स्टेप को लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस उन्हीं स्टेप्स को इस्तेमाल करके हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। कैपिटल M1 का आंसर कितना है, कैपिटल M1 का आंसर है 221 y1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m1, स्मॉल m1 कितना है आपके पास 10 है। अब यहाँ पर आपने y1 निकालना है, तो y1 कैसे निकालना है, आसान सा तरीकाकार है, कैलकुलेटर आपके अपने हाथ में होना चाहिए। इसको हम ऐसे लिखेंगे 221 y1 माइनस 1 ओवर 2 ओवर 10, मतलब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में लिख लिया, डिविजिबिलिटी की फॉर्म में। इसको इधर ले आए 221 y1 माइनस 1 और 10 पर डिवाइड कर दिया। y1 की कौन सी कीमत है जिसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर y1 1 पुट करते हैं सिंपल, तो ये आ जाएगा 220/10, तो आप देखें ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आसानी से निकलेगी, कैलकुलेटर से मुश्किल नहीं है। तो y1 की कीमत भाई यहाँ से आ गई आपके पास 1 के इक्वल, 1 पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाइड हो जाता है। नेक्स्ट m2 y2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m2 कैपिटल M2 का आंसर क्या है, कैपिटल M2 का आंसर है जनाब 170 y2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m2 स्मॉल m2 कितना है 13 है आपके पास। यहाँ पर भी अगर आप देखें y2 की वैल्यू 1 रखें तो ये बनेगा 170 में से 1 माइनस कर दें 169 13 पर डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी y2 की वैल्यू आपके पास आसानी से निकल आई, डैट इज़ 1, ठीक है। अगली उसके बाद आपके पास आ गया m3 y3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो स्मॉल m3। कैपिटल M3 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M3 ये रहा 130 y3 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो स्मॉल m3 कितना है 17। अब यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास कितना बन जाता है जी, ये आपके पास आ जाएगा जी यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर अब इसमें वैल्यू थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी कोशिश। ये आपको जाके 14 के ऊपर जाके इसका सोल्यूशन मिलता है, 14 पे से जाके सोल्यूशन मिलेगा। यानी कि यहाँ पर बेटा ये आपके पास y3 की जो वैल्यू है 14 आएगी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अब ज़रा टाइम लगेगा आपका। ये आ गया 130 y3 माइनस 1 ओवर 17। आपने देखना है कि y3 की कौन सी कीमत के लिए पहले 1 2 3 4 आप पुट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखना है किस पर ये जाकर, तो 14 पर जाकर ये बनता है, सही है। नहीं बेटा मैंने थोड़ा सॉल्व कर लिया ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ना कर जाए, और ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल से बेसिकली आती होंगी अगर आपने पहले वाले लेक्चर देखे हैं तो। y3 की वैल्यू 14 मैंने बताया यहाँ पर काम कर रही है,
तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में एक्स निकालना है तो एक्स का फार्मूला ये है, एक्स कांग्रुएंट टू समीशन आई इक्वल टू 1 से 3 ए आई एम आई वाई आई मॉडुलो कैपिटल एम। समीशन ओपन कर दिया, A1 M1 Y1 A2 M2 Y2 A3 M3 Y3 मॉडुलो कैपिटल एम आ गया। A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है आपने। A2 ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने इसमें इसको M1 कहा था तो फिर M1 के सामने ये A1 है। ऐसा ना हो कि आप इसको M1 कह दें और इधर A1 इसको उठा लें, ये गलत हो जाएगा। ये M1 है तो फिर ये A1 है, ये M2 है तो फिर ये A2 है, ये M3 है तो ये A3 है। ये शुरू से आपने डिसाइड कर लेना है कि इसको M1 करना है तो उसके ऑपोजिट A1 पड़ा हुआ है। तो A1 A2 A3 पर आपने निकाल लिया। M1 कैपिटल M1 Y1 इन तमाम की वैल्यू यहाँ पर पुट की, सोल्व किया, ये आ गया 29,833 मॉडुलो 2210। अब आप देखें कि ये वाला जो नंबर है ये आपका रिमाइंडर को शो करता है और रिमाइंडर आपका कभी भी इस नंबर से डिवाइडर से तो बड़ा नहीं होना चाहिए। अब ये बड़ा है तो उसको डिवाइड करेंगे तो 29,833 को जब 2210 के ऊपर आप डिवाइड करेंगे तो आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लेना है, आंसर आएगा 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 13 पॉइंट को तो छोड़ दें, सीधा सीधा 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा 28,730। बाकी क्या बचा 1103। तो इसका मतलब आपने इसकी जगह आप लिखना है 1103, ये रिमाइंडर आपका बचता है। सही है, तो आपका रिक्वायर्ड इंटीजर एक्स की वैल्यू आ गई 1103। ठीक है, इसको आपने डिवाइड कर लेना है कैलकुलेटर पर 13 इस नंबर पर, तो आंसर आएगा 13 पॉइंट समथिंग। तो समथिंग को छोड़ दें, 13 से मल्टीप्लाई करें, बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इसका क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी टेक्निकल क्वेश्चन आपका है ये। ठीक है, मतलब स्टूडेंट लेवल के ऊपर तो वो बाकी डिफ़िकल्ट है। चलो उसकी तरफ देखते हैं आप। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, पहले भी खैर लॉन्ग ही चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कहता है जी प्रूव डैट द इंटीजर 53 की पावर 103 एंड 103 की पावर 53 इज डिविजिबल बाय 39। इन दोनों का सम करके आपने प्रूव करना है 39 पर डिवाइड होता है। अब कैलकुलेटर से तो नहीं हम कर सकते ये, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है ये आपके पास। ठीक है, अच्छा, अब ये नंबर 39 पर डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन टेक्निकल है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन स्टूडेंट लेवल के लास्ट थोड़ा मैंने बताया मुश्किल है ये। 2020 का ये जो पेपर है बमुश्किल ही स्टूडेंट्स ने ये अटैम्प्ट किया होगा। अच्छा, अब देखें एक चीज़ देखिएगा, अगर एक नंबर मैं कहता हूँ m है वो a को डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर इज 0। अच्छा, अब ज़रा मुझे बताएं कि अगर इसको मैं लिखता हूँ एज आ कांगुरेंट की डेफिनेशन में, तो क्या इसका मतलब यही नहीं होगा कि a कांगुरेंट है 0 के मॉडुलो m के लिहाज से। इसको ज़रा दोबारा लिखें हैं तो ऐसे ही लिखेंगे ना, अगर कि a कांगुरेंट 0 का मॉडुलो m का क्या मतलब है कि a माइनस 0 इज डिविजिबल बाय m, a माइनस 0 का मतलब a इज डिविजिबल बाय m या m डिवाइड a। ठीक है, तो अब मेरी बात सुने, अगर ये कहता है कि आपने ये प्रूफ करना है कि ये नंबर 39 पर डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप पता क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 39 डिवाइड करता है 53 की पावर 103 प्लस 103 की पावर 53 को करके नंबर डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रूफ करना है कि 53 की पावर 103 प्लस 103 की पावर 53 कांगुरेंट है 0 के मॉडुलो 39 के। ये आपका टारगेट है प्रूफ करना है। यहाँ पर क्लियर होगी बात क्या नहीं, ये आपको प्रूफ करना है ये चीज़। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे, हम पहले इसको 39 पर डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर देखेंगे आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर देखेंगे आएगा। ठीक है, ज़रा जाने हो जाए, मैं फिर डिस्कस करते हैं। ले बेटा, यहाँ पर अब ज़रा कंसीडर करें, मैं पहले लिखूँगा फर्स्टली वी सॉल्व 53 की पावर 103 कांगुरेंट टू व्हाट, यानी क्या रिमाइंडर बचता है जब इसे 39 पर डिवाइड करते हैं। यानी कि अलग-अलग हम यहाँ पर देखेंगे सेपरेटली कि जब इस नंबर को 39 पर डिवाइड किया तो फिर रिमाइंडर क्या बचा, जब इसको डिवाइड किया फिर क्या बचा, फिर दोनों को प्लस कर लेंगे, बस इतना काम करना आपने। अच्छा देखें, ये 53 की पावर 103 है, आप 53 की पावर से शुरू करें एज 53 की पावर 1, यानी 53 खुद 39 से बड़ा है, तो 53 कांगुरेंट है किसके, मॉडुलो 39 के लिहाज से। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, कैसे पता लग सकता है, 53 को 39 पर डिवाइड करें, बाकी बताएं कितना बचता है। 53 को 39 पर डिवाइड करें, बाकी बताएं कितना बचता है, तो 14 बचेगा भाई। 53 को जब आप 39 पर डिवाइड करेंगे तो बाकी बचेगा 14, तो ये आपने यहाँ पर रिमाइंडर लिखना है। तो मैंने लिखा एज 53 कांगुरेंट है 14 के मॉडुलो 39 के।
अब 53 के बाद 103 तक पहुंचना है आपने, दोनों तरफ स्केयर कर लें पावर का। ये स्केयर कर लिया, इधर 14 का स्केयर आ गया। अब 14 का स्केयर होता क्या है 196, तो 196 आगे से किसके कांग्रुएंट है 39 के लिहाज से, कांग्रुएंट है 1 के मॉडुलो 39। मतलब ये क्या किया मैंने अब आपने यहाँ पर सोचना है कि 196 किसके कांग्रुएंट होगा। पहले कर लिया 53 कांग्रुएंट आ गया 14 स्केयर के, 14 स्केयर हो गया 196। पहले 196 को सोल्व करते हैं अब आगे। 196 को यहाँ पर अंदर रखें, 39 पर डिवाइड करें, 39 5 जा 195, रिमाइंडर क्या बचा 1, ठीक है। तो ये 1 आ गया, ठीक हो गया। यानी इसको देखें ना, 196 में से एक माइनस करें 195 बचेंगे, 195 में 39 पर पूरा डिवाइड होता है। तो 53 का स्केयर कांग्रुएंट था 14 के स्केयर यानी 196 के, आगे से 196 कांग्रुएंट है 1 के, तो इसका मतलब यहाँ पर 53 का स्केयर कांग्रुएंट हो गया 1 के मॉडुलो 39 के। यहाँ पर आपने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है वो ये है कि अगर ए कांग्रुएंट हो बी के मॉडुलो एम के लिहाज से, इसी तरह बी आगे से कांग्रुएंट हो जाए सी के मॉडुलो एम के लिहाज से, तो यहाँ से ए सी के कांग्रुएंट हो जाता है, ए कांग्रुएंट हो जाता है सी के मॉडुलो एम के लिहाज से। ये प्रॉपर्टी आपने इस्तेमाल की है यहाँ पर, ठीक है। तो 53 का स्केयर 196 का कांग्रुएंट था, 196 का कांग्रुएंट आगे कांग्रुएंट हो गया 1 के। किस तरह 1 के कांग्रुएंट हुआ है मैंने बताया कि आपने इसको डिवाइड करके देखना बाकी क्या बचता है। इन 3 लाइनों यानी कांग्रुएंट साइन के बाद जो चीज़ होगी वो सिर्फ रिमाइंडर है, और वो रिमाइंडर कैसे मालूम करना है आपको डिवाइड करने आता है। तो 53 का स्केयर कांग्रुएंट हो गया 1 के, बस खत्म हो गया सवाल, समझें ये वाला। यहाँ पर आपने कहाँ तक पहुँचना है पावर, 53 की पावर 103 है, 103 के करीब कौन सा इवन नंबर है 102 है, मतलब पावर 2 बन गई ना। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 103 बनेगा, तो कोई भी ऐसी पावर नहीं है, ठीक है। तो अब मैं करूँगा 53 का स्केयर है ना, तो इसको पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा, 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा। तो दोनों तरफ पावर 51 लेने से, इधर भी पावर 51 ले ली, इधर भी पावर 51 ले ली मॉडुलो 39 के, बात समझे कि नहीं। 53 का स्केयर बन चुका है, 103 तक आपने पहुंचना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 103 तो नहीं आता, 102 आता है, तो किससे 51 से, तो पावर 51 दोनों तरफ ले लिया आपने। ये बन गया 53 की पावर 102, 1 की पावर 51 दैट इज़ 1, मॉडुलो 39 आ गया। आखिरी चीज़ पावर 103 बनानी है, तो 103 कैसे बनेगी, दोनों तरफ 53 से दोबारा मल्टीप्लाई करवा दें। इधर 53 से मल्टीप्लाई करवाओगे दोबारा ये 103 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 53 मॉडुलो 39। अब ये रिमाइंडर है तो रिमाइंडर फिर 39 से ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर क्या करेंगे 53 को डिवाइड करेंगे 39 पर, जो बाकी बचेगा वो लिखेंगे। तो ये डिवाइड करके देखा था किसके क्या आया था रिमाइंडर 14 आ गया था, तो इसका आंसर आ गया 53 103 कांग्रुएंट है 14 के मॉडुलो 39 के, इसे आप 1 कह दें, ठीक होगी बात। अब इसी तरह आपने इसका दूसरा हिस्सा सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ वी सॉल्व 103 की पावर 53 इज़ कांग्रुएंट टू व्हाट मॉडुलो 39। अब आपने ये तलाश करना है कि अब यहाँ पर अब क्या बचेगा, ठीक है। चलो जी, ले जी। अब यहाँ पर बेटा इसी तरह आपने करना है कि एज 103 की पावर 1 लेके चलेंगे। 103 कांग्रुएंट है किसके, ये आपने तलाश करना है मॉडुलो 39 के। कैसे तलाश करेंगे, रिमाइंडर तलाश करना ना आपने, तो सिर्फ क्या करेंगे 39 पर इसे डिवाइड कर लेंगे 100, ये तो किससे मल्टीप्लाई करें इसको 3 से मल्टीप्लाई करके बढ़ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा जी 2 9 18 और 78, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 27, 3 3 9 और 1 10, वो बढ़ जाता है 78 रह गया। बाकी कितना बचा ये आपके पास, ये रह गया जी 25 आपके पास, 25 बचता ना, 22 और 3 25, हाँ जी ठीक है, ये आपके पास आ गया 25। अब आप एक पावर मज़ीद बढ़ा दें, स्केयर कर लें 103 का स्केयर कांग्रुएंट टू 25 का स्केयर मॉडुलो 39। अब 25 का स्केयर क्या होता है 625 होता है, तो 625 जाहिर सी बात 39 से बढ़ गया है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है 625 को डिवाइड करना है 39 के ऊपर,
ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, डायरेक्ट कर रहे हैं या वैसे डिवाइड करके देख लें, आपके पास आंसर आता है जी। इसको 625 पर डिवाइड करके 16 से मल्टीप्लाई करें ना इसको, ठीक है। 39 बनता, ये आपके पास 624 आ जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 1 आ गया। बात समझिए कि नहीं, ये आ गया आपके पास 103 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो गया 625 के मॉडुलो 39 के। अब ये रिमाइंडर आपका 39 से बढ़ गया, अब बढ़ गया तो उसका मतलब उसको डिवाइड करें और जो बाकी बचता है वो लिखना है वो आपने। आगे लिखेंगे आप, या तो अब डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे भी, दिस इम्प्लाइज 103 कॉन्ग्रुएंट है 1 के। अब रिमाइंडर कितना बचा 1 मॉडुलो 39 के, ठीक है। और यहाँ पर उसे बता दें ना ये चीज़ ऐसे लिखना है, क्योंकि 625 कॉन्ग्रुएंट है 1 के मॉडुलो 39 के 625 को जब मैंने डिवाइड किया 39 पर तो बाकी बचा 1, तो ये स्टेप यहाँ पर लिख दें। लिहाजा इसकी जगह 625 की जगह बदल के क्या लिख दिया हमने 1 लिख दिया, बस अब ख़त्म हो गई चीज़। अब 102 3 की ताकत कितनी लेनी है आपने, पावर 53 तक जाना है। तो 2 के टेबल में 53 तो नहीं आता, इसके करीब करीब चले जाते हैं। 2 25 से 26 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है आपके पास 52। तो दोनों तरफ पावर ले लें 26, इधर भी 1 की पावर 26 आ गया मॉडुलो 39, ये बन गया 103 की पावर 52, ये आपके पास 1 ही रह जाएगा मॉडुलो 39 आ गया। अब आखिरी चीज़ है 53 बनाना है आपने, तो दोनों तरफ पावर 103 से दोबारा मल्टीप्लाई करवा दें। ये 103 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 103 मॉडुलो 39। अब ये फिर देखें 103 ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर फिर 39 से बढ़ गया, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, बाकी कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक है। ये ऊपर हमने किया, तो इसका मतलब 103 की पावर 53 कॉन्ग्रुएंट है किसके, रिमाइंडर क्या बचता है। देखें जब भी आप, ये चीज़ है रिमाइंडर जब भी आपका इस नंबर से बढ़ेगा आप उसको डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड करने के बाद नया रिमाइंडर आएगा ना वो आपने इसकी जगह लिखना है, ठीक है। तो नया रिमाइंडर क्या आ गया 25 आ गया ना मॉडुलो 39। और यहाँ पर उसको वजह बता दें कि भाई 103 को जब मैंने 39 पर डिवाइड किया था तो बाकी कितना बचा था, तो 25 बच रहा था, ठीक है। तो लिहाजा इसकी जगह मैंने 25 लिख दिया, सही है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं। अब ये 1 और ये 2 दोनों को ऐड कर लें, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 1 की ये साइड है 53 की पावर 103 प्लस ये इधर इसकी साइड है 103 की पावर 53 कॉन्ग्रुएंट 2, इधर है 14 और इधर क्या है 25। 14 प्लस 25 कितना हो गया 39 मॉडुलो 39। अब ये क्या चीज़ है, ये रिमाइंडर है और रिमाइंडर फिर 39 के बराबर आ गया, इसका मतलब अभी डिवीजन पॉसिबल है। तो 39 को जब 39 पर आप दोबारा डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर अब क्या बचेगा 0, तो इसका मतलब नया रिमाइंडर इसकी जगह क्या लिखना है आपने 0 लिखना है। और यही आपका टारगेट था, यही तो मैंने आपको बताया था। 103 की पावर 53 किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया 0 के मॉडुलो 39 के। दिस शोज डैट, यही मैं आपको शुरू में बता के आया था, ठीक है। आगे आप लिखेंगे दिस शोज डैट कि 39 डिवाइड करता है इस तरह इसको, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये इस तरह करना था। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है लेकिन लेंथी क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसकी तरफ मूव करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर उसने पहले तो तरतीब इस तरह थी ना, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, यहाँ पर खैर उसने नंबरिंग चेंज करके दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे लॉन्ग, यानी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये है। क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा टेढ़ा ही है। कहता है कि इफ p इक्वल है 2 की पावर k माइनस 1 के, और ये अगर प्राइम है, अगर ये नंबर p इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 प्राइम है जहां पर, शो दैट k इज एन ऑड इंटीजर, तो वहां पर k जो है वो आपका ऑड इंटीजर है एक्सेप्ट व्हेन k इक्वल टू 2। मास वाई सिर्फ k जब 2 होगा, ठीक है, तो बाकी हर केस के लिए k जो है वो ऑड इंटीजर है। पहले तो इसको समझ लें क्या कहता है। आपका ये नंबर p इक्वल टू 2 की पावर k माइनस 1 है। आप यहाँ पर k की वैल्यू 1 तो रख नहीं सकते, 1 रखेंगे तो जारी सी बात है आपके पास ये 2 माइनस 1 डेट p इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो वो तो प्राइम होता है नहीं। अच्छा अगर k की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम 2, तो p आपके पास आएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 4 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 3। तो आपका पहला प्राइम नंबर p मिला 3, जब k क्या है 2 है, यहाँ पर k इवन है, और ये उसने कह दिया है कि इसका आंसर p का प्राइम नंबर है
अगर के ऑड है, मान समझे कि एक के उसको मिलता है जो इवन है, वो उसने खुद ही निकाल दिया। अब अगर आप के रखते हैं 3, तो फिर पी आएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 8 माइनस 1, ठीक है, 8 माइनस 1 डेट इज 7। बात समझ आ गई कि नहीं आगे? तो अब ये क्या आ गया आपके पास, प्राइम नंबर के की किस कीमत के लिए, 3 के लिए, ऑड है। अगर आप यहाँ पर रखते हैं के की वैल्यू 4, तो ये आएगा 2 की पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना होता है 16, 16 माइनस 1 कितना आ गया 15। तो 15 आप देखें प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। के की वैल्यू अगर आप रखते हैं फिर ऑड 5, तो फिर यहाँ पर ये दोबारा आंसर आएगा पी का 2 की पावर 5 माइनस 1 डेट इज 32, 32 माइनस 1, अगेन प्राइम नंबर। तो कहता है कि ये जो नंबर पी है ना, ये एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है, जब आप के ऑड रखेंगे। अगर के इवन रखेंगे तो फिर प्राइम नहीं आने वाला। हाँ, सिर्फ एक इवन ऐसा है जिसके लिए प्राइम आता है, वो 2 और वो उसने खुद निकाल दिया। ये बात आपने प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी यहाँ पर हमने इस्तेमाल करनी है, वो चेक करें। मैंने लिखा लेट के बी अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने प्रूफ क्या करना है कि पी प्राइम है जब के ऑड है। ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट क्या है, पी इज प्राइम व्हेन के इज ऑड। ये आपका टारगेट है। पी प्राइम होगा जब जब के ऑड होगा। अगर के इवन होगा तो फिर ये प्राइम नहीं आने वाला। तो स्ट्रेटेजी क्या है, मैंने कहा लेट के बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन के इज आइदर इवन और ऑड। के एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, अब के या तो इवन होगा या ऑड होगा। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर या तो इवन होते हैं या ऑड होते हैं। वी शैल प्रूव द रिजल्ट इन सच अ वे। हम इस रिजल्ट को इस तरह प्रूव करेंगे दैट वी विल टेक के एन इवन इंटीजर। के को हम एक इवन इंटीजर मान लेंगे, ऑन दी कॉन्ट्रेरी लेके चलेंगे इसको। के को इवन इंटीजर मान लेंगे एंड विल शो दैट, और हम ये प्रूव करेंगे पी इज कंपोजिट नंबर। और हम ये प्रूव करेंगे कि जब के इवन लेके चले तो ये आ गया है प्राइम नंबर। देखें के पॉजिटिव इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या वो इवन होगा या ऑड होगा। तो हम इसके ऑन दी कॉन्ट्रेरी प्रूव करते हैं कि अगर भाई के इवन रखा जाए तो आंसर आता है कंपोजिट। तो डैट विल शो दैट रिजल्ट। तो ये इस रिजल्ट को बात को शो करेगा कि रिजल्ट इज होल्ड ओनली व्हेन के इज ऑड। तो ये रिजल्ट सिर्फ तब होल्ड करता है जब के क्या है आपका इवन नंबर है। तो हमने करना क्या है, हम जानबूझकर के को इवन लेके चलेंगे, इवन लेकर प्रूव करेंगे कि पी जो है वो प्राइम नहीं आता, कंपोजिट आता है। सही होगी बात ये। और उससे हम ये रिजल्ट निकालेंगे कि लिहाजा भाई के को दूसरा के या तो इवन है या ऑड है, तो इवन हम लेके चले तो उससे आंसर आता है कंपोजिट। लिहाजा बाकी एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि के जब ऑड होगा तो फिर क्या आंसर होगा, प्राइम नंबर होगा। नंबर भी इंटीजर भी 2 ही किस्म के है ना, या वो प्राइम है या कंपोजिट है। तो इवन के लिए कंपोजिट मिलता है, तो ऑड के लिए फिर क्या पॉसिबिलिटी रहती है, प्राइम नंबर मिलेंगे। सही है। तो ये हमने प्रूफ करना है। ले बेटा, यहां पर अब हम के लेट कर लेते हैं एक इवन इंटीजर लेट के इज इक्वल टू 2n और n यहाँ पर खुद एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1 से बड़ा है। तो के मैंने यहाँ पर एक इवन इंटीजर लेके चला। अब प्रूव करूंगा कि जो p है वो कंपोजिट नंबर है। सो प्राइम p यानी कि प्राइम नहीं कह सकते, 2 की पावर k माइनस 1 ये जो नंबर है इसको हमने कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो k की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2n है, k की वैल्यू 2n माइनस 1 पुट कर दी। अच्छा, अब इस नंबर को अगर गौर से देखिएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया। अब आप गौर करें कि वन शोज दैट p has 2 distinct फैक्टर। तो p के यहां पर 2 फैक्टर है एंड neither of the factor is equal to 1, और कोई भी में से फैक्टर जो है 1 के बराबर नहीं है। बिकॉज क्यों 1 के बराबर नहीं, चेक करके देख लें। 2 की पावर n माइनस 1 का जवाब निकालें तब भी 1 से बड़ा आता है। आपका n 1 से बड़ा है, आप n 1 से बड़ा कोई नंबर यहाँ पर पुट करके देख लें, इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा। इसी तरह 2 की पावर n प्लस 1 का आंसर निकालें, वो भी 1 से बड़ा आता है। तो दोनों नंबर अगर 1 से बड़े हैं तो इनका प्रोडक्ट वो भी 1 से बड़ा ही आएगा।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि पी के यहाँ पर दो फैक्टर मिल गए। अब अगर पी प्राइम है तो मुझे बताएं प्राइम नंबर के तो दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है नंबर इटसेल्फ। ठीक हो गई बात, प्राइम नंबर पी के दो ही फैक्टर होते हैं। तो अब आप गौर करें कि इनमें से कोई भी 1 तो है नहीं है, 1 तो इनमें से है ही कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि एक नंबर जिसका जो डिवाइजर है वो 1 ना हो, ठीक है, वो प्राइम नंबर हो सकता है कभी। दिस shows that 1 is a composite number. 1 is a composite number in this case. ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज ऐड कर लें, वो आप देख लें। बट a prime factor but a prime number has only two distinct factors, one and itself. तो उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है itself। तो 1 तो मैंने बताया कि इन दोनों में से कोई भी 1 के बराबर है नहीं है, दोनों ही 1 से बड़े हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये 2 है, ये 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि पी के आपको 1 के अलावा और दूसरे फैक्टर मिल रहे हैं। अब वो मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो दिस शोज दैट फ्रॉम 1 पी इज अ कंपोजिट नंबर इन दिस केस। ठीक होगी बात ये। हेंस आगे आपने लाइन लिख लेनी है कि हेंस द रिजल्ट इज होल्ड ओनली व्हेन के इज ऑड। ज़्यादा रिजल्ट से तब होल्ड करता है जब के आपका ऑड नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो वेरी डेंजरस क्वेश्चन। ठीक है, डेंजरस इस सेंस में है कि वो कोर्स आउटलाइन में अगर आप देखें तो वो टॉपिक शामिल नहीं है, लेकिन बस पेपर शहजादे किसी ने बनाया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन नंबर 5 इधर मूव करते हैं, वो देखें। ले बेटा, नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये भी एक नई चीज़ है, आपके सिलेबस की जो आउटलाइन है मैंने बताया उसमें शामिल नहीं है। कहता है कि जी इफ़ पी इज़ अ प्राइम, अगर पी एक प्राइम नंबर है एंड के इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और के कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पी एक प्राइम है, के पॉजिटिव इंटीजर है, देन शो डैट के साई ऑफ पी की पावर के बराबर है पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1, और यहाँ से पी की पावर के आप कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा पी की पावर के 1 माइनस 1 ओवर पी। अब ये क्या नई चीज़ है, इसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर अब एक ये चीज़ बीच में आ गई है, आइलर फाई फंक्शन या आइलर टोशन फंक्शन। ठीक है, इसके मतलब हमने यहाँ पर डिस्कशन करनी है। तो आइलर फाई फंक्शन या आइलर टोशन फंक्शन जो है, इसको डेफिनेशन क्या है, इसको फाई ऑफ एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट शोज नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू एन, यानी कि किसी नंबर n, किसी पॉजिटिव इंटीजर n के साथ जितने नंबर रिलेटिवली प्राइम है। अब यहाँ पर आपको रिलेटिवली प्राइम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि दो नंबर एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम कराते हैं अगर उनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर जो है 1 के बराबर आ जाए। जैसे 3 और 5 है, इनका जीसीडी 1 है, 3 और 10 है, इनका जीसीडी 1 है। ठीक है, तो अगर कोई दो नंबरों का जीसीडी 1 आए तो उन्हें रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। तो आपने इस फंक्शन की, इंटरेस्टिंग है ये चीज़, किसी नंबर n के साथ कितने नंबर उससे पीछे कितने नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं, उनकी तादाद जो है ये आइलर फाई फंक्शन बताता है आपको। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपने साई ऑफ 2 की पावर चलें 3 ले लेते हैं, डैट इज इक्वल टू 8 के साथ कितने नंबर हैं जो रिलेटिवली प्राइम बनते हैं। ठीक है, उसकी तलाश है, वो आपकी तलाश है, वो आपने मालूम करना है। तो देखें यहाँ पर मैं ये लिस्ट बना लेता हूँ नंबरों की, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इनमें से वो वाले नंबर आपने तलाश करने हैं जो कि 8 के साथ क्या बनते हैं, रिलेटिवली प्राइम बनते हैं। यहाँ पर भी साई आएगा, साई ऑफ 8 आप मालूम करना चाह रहे हैं, या फाई ऑफ 8 कर लें, वो सिंबल साई रख लें, फाई रख लें, उससे कोई मसला नहीं है। तो आपने 8 के साथ यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम तलाश करने हैं। देखें जी, ये वाले जो नंबर है ना, जो ये वाली लाइन है आपके पास, जो 2 के मल्टीपल्स में आती है,
ये तो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। क्यों? इनका जब आप 8 के साथ जीसीडी निकालेंगे, ठीक है, वो 1 नहीं आएगा। रिलेटिवली प्राइम का आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई, जीसीडी आपको पता होना चाहिए। ये वाले नंबर 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम इसलिए नहीं है कि इनका जीसीडी 8 के साथ निकालेंगे तो 1 आएगा। दूसरे अल्फाज में हर वो नंबर जो 2 की पावर 3 है ना 8, तो 2 के जो मल्टीपल्स है ना वो तो कभी भी 8 के साथ जीसीडी में रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर जो रिलेटिवली प्राइम बनते हैं वो ये 4 हैं, दीज आर 4। ठीक है, दोबारा देखें आप यहाँ पर अगर 2 का और 8 का जीसीडी निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 के बराबर, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1। फिर अगर आप 4 का और 8 का जीसीडी निकालेंगे वो 4 आ जाएगा, ये भी आपके पास रिलेटिव प्राइम ना हुआ। 6 और 8 है, ये इनका जीसीडी भी 2 है। ठीक है, 6 और 8 दोनों किस एक टेबल में आते हैं? कॉमन 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप 8 और 8 का जीसीडी निकालेंगे, ठीक है, तो ये 8 आ जाएगा क्योंकि दोनों किसी एक टेबल में कॉमन आते हैं। जो ग्रेटेस्ट कॉमन है इनका वो 8 ही है। सही है, तो लिहाजा ये वाली जो इधर वाली लाइन मैंने बनाई थी, ठीक है, ये आपके पास इनके साथ रिलेटिव प्राइम नहीं है, लिहाजा यहाँ पर जो रिलेटिव प्राइम है 4 है, तो इसका आंसर आएगा 5 ऑफ 8 का 4। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर साई ऑफ 2 की पावर 3 की पावर 2 रख लेते हैं, चलें, डेट इज साई ऑफ 9, यानी 9 के साथ कितने नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं? ठीक है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पर ये 3/3 का मैंने बनाया था, यहाँ पर 2 कॉलम वाला बनाया था। इसमें भी कोई वजह है, मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले यहाँ पर देखें, अब वो वाले नंबर आपने उठाने हैं जो 3 के साथ 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो पहले तो इनमें से वो वाले नंबर आप एलिमिनेट कर दें, कैंसिल कर दें जो 3 के टेबल में आते हैं। वो कभी 9 के साथ जीसीडी उनका 1 नहीं हो सकता। यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो कॉलम है आपका, इसको छोड़ दें। बाकी जो आपके पास बचेंगे ना, वो आपके पास बचेंगे ये वाले। ये कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो ये 6 है, इसका आंसर आ जाएगा 6 के बराबर। सही है। अब ये कहेंगे जी कि अगर यहाँ पर तो 9 है, ये बड़ा छोटा सा नंबर था, आपके पास 8 है, ये बड़ा छोटा सा नंबर है, अगर कहीं 9000 हो, 900 हो, ठीक है, तो क्या हम इस तरह ये लिस्ट करके बनाएंगे? नहीं, ये थ्योरम है, ये आपको बताएगा आसानी से। अब इसे हम चेक करके देखते हैं इस चीज़ को। आपने साई ऑफ 9 की वैल्यू निकालनी है, ये आएगी बराबर, साई ऑफ 9 को आपने लिखा हुआ है साई ऑफ 3 का स्क्वायर, तो साई ऑफ 3 का स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1। ये इसका फार्मूला है। क्या लिखा हुआ है? साई ऑफ पी की पावर के, किसी भी प्राइम नंबर की पावर के है, ठीक है, वो बराबर आएगी पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 2 9 9 माइनस 3 डेट इज इक्वल टू 6। तो 6 रिलेटिवली प्राइम नंबर थे, वो आप देख लें। ये है 1 2 4 5 7 8, ये वाले जो नंबर हैं ये आपके पास पहले 9 नंबरों में से ये नंबर जो 1 2 4 5 8 7 8 है, ये इनका जीसीडी 9 के साथ क्या है? 1 है। लिहाजा ये क्या है? इनका रिलेटिवली प्राइम, ये इनके साथ 9 के साथ क्या है? रिलेटिवली प्राइम बनाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है, ये फिल वक्त जो हम थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं इसमें प्राइम नंबर की पावर है, प्राइम नंबर की पावर है। वैसे आप किसी भी नंबर का आइलर 5 फंक्शन की मदद से रिलेटिवली प्राइम मालूम कर सकते हैं, वो प्राइम नंबर ना भी हो जाए। लाइक एज ये आपके पास है जी, फॉर एग्जांपल 16 है, ठीक है, तो इसे ये भी है 2 की पावर में हो जाएगा। 18 चले रख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी पहले अब आपने बनानी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन बनाने के बाद उसमें प्राइम नंबर बन जाएंगे, प्राइम नंबर की पावर आ जाएगी, फिर ये फार्मूला आप लगा देंगे। वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसके ऊपर फिलहाल वक्त अभी चलें खैर कर लेते हैं यहाँ पर बात। साई ऑफ 18 में आपने बनाना है 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन, डैट इज इक्वल टू 2 9 18, और ये आ जाएगा यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन जाएगी। अब साई ऑफ 18 का मतलब अलग क्या है, ये आ जाएगा साई ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। इसको आप अलग कर सकते हैं ऐसे, साई ऑफ 2 इंटू साई ऑफ 3 की पावर 2। इसके ऊपर फार्मूला अलग लगा देंगे, उसके ऊपर फार्मूला अलग लगा देंगे, तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा साई ऑफ 2 का आंसर आएगा 2 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 0 डैट इज इक्वल टू 2 की पावर 1 2 माइनस 0 डैट इज इक्वल टू 1। यानी 2 के साथ जो नंबर रिलेटिवली प्राइम है वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन है? 1 है। 1 का 2 के साथ जीसीडी निकाले 1 आएगा। आगे साई ऑफ 3 का स्क्वायर है, तो 3 के स्क्वायर ने 9 9 का आंसर निकालिया 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें
तो 18 के साथ जो नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं ना, वो कितने हैं? 6 हैं। 18 के साथ रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से बनेंगे? 18 के साथ रिलेटिवली प्राइम वो बनेंगे, पहली बात तो वो इवन नहीं होना चाहिए, एक तो होना चाहिए 1, फिर आएगा 5, फिर 6 नहीं होगा, 6 के टेबल में 18 आता है, फिर 7 आएगा, फिर 8 नहीं आ सकता क्योंकि 8 और 18 दोनों इवन है, फिर 9 नहीं आ सकता, 9 के टेबल में भी 18 आता है, 10 भी नहीं आ सकता, 11 आएगा, फिर आएगा 13, फिर आएगा 15 नहीं आ सकता क्योंकि 15 और 18 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, फिर आएगा 17, और बस ये कितने बन गए? 3 और 3 6। तो ये 6 आपके पास 18 के साथ रिलेटिव प्राइम नंबर आ गए। तो बात बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर कि आप किसी भी नंबर के साथ जितने नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं वो आयलर 5 फंक्शन की वजह से मालूम कर सकते हैं, सही है। लेकिन खैर यहाँ पर ये जो थ्योरम आपने प्रूफ करना है वो है यहाँ पर p की पावर k, यानी किसी प्राइम नंबर p की पावर k के लिए है, ठीक है। वो आ जाएगा p की पावर k माइनस p की पावर k माइनस 1 के बराबर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये भी ज़रा गौर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है आगे इस थ्योरम को प्रूफ करने में। इसमें आपने देखा कि ये जो मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है नंबर्स की, मैट्रिक्स क्या लें इसे, ऑर्डर है इसका 3/3। इसमें जो लास्ट कॉलम है अगर उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट कॉलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उन नंबरों को जो कि 9 के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। बाकी जो आपके पास नंबर बचते हैं ये कितने हैं, इनकी हाइट कितनी है, या दूसरे अल्फाज में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है यार, ये देख लें। हाइट इसकी बनती है आपके पास 3, इसमें 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने 2 हैं, तो 3/2 कितना आंसर आ गया? 6 आ गया। तो लिहाजा ये जो 6 है ये शो कर रहा है कि यहाँ पर 6 नंबर ऐसे हैं जो कि 9 के साथ क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करूँगा इसमें, इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। उसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह मैं रेक्टेंगुलर अरे बनाऊँगा, ठीक है। तो ये वो आपने देखना है यहाँ पर। ले बेटा, अब इसके प्रूफ की तरफ हम देखते हैं। आपने साई ऑफ पी की पावर के को प्रूफ करना है कि पी की पावर के माइनस पी की पावर के माइनस 1 के बराबर है। एज साई ऑफ पी के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम्स टू एन बट लेस देन एन, यानी एन के साथ जितने भी नंबर रिलेटिवली प्राइम बनते हैं लेकिन एन से छोटे होने चाहिए, उनकी तादाद शो करता है। तो साई ऑफ पी के है, तो यहाँ पर एन की जगह पी के लिखा हुआ, तो मैंने लिखा साई ऑफ पी के बाय डेफिनेशन कि ये बराबर है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन पी की पावर के एंड रिलेटिवली प्राइम टू पी की पावर के, यानी वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर जो कि पी की पावर के से छोटे हैं लेकिन उनके साथ रिलेटिवली प्राइम हैं, ये उनकी तादाद को शो करता है। यानी यहाँ पर साई की मैंने डेफिनेशन लिखी आयलर फंक्शन की। दीज नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ऑल दी नंबर्स फ्राम दिस सेट। अब ये जो आपने तादाद मालूम करनी है किसकी, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम की, ये मालूम की जा सकती है कहाँ से, कैसे, कि आप उन नंबरों को एलिमिनेट कर दें, छोड़ दें। किन नंबरों को? किस सेट में से? ये वाले सेट में से। जाहिर सी बात है, पहली बात हुई कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। अब कहाँ तक जाना है आपने? पी की पावर के तक जाना है आपने। पी की पावर के का फाई मालूम कर रहे हैं ना, आयलर फंक्शन किसका मालूम कर रहे हैं? पी की पावर के का। तो 1 से लेकर पी की पावर के तक आपने नंबर लिखने हैं पहले सेट में। तो किस तरह लिखने हैं देखें ज़रा, 1 2 3 4 चलते गए, एक नंबर प्राइम पी आया बीच में कहीं, ठीक है। फिर अगला नंबर p + 1, जैसे पहला प्राइम नंबर मतलब 4 के बाद 5 आना था, तो अगला नंबर 6 होना था, 6 कैसे लिखेंगे? 5 + 1, तो p आ गया एक नंबर, फिर p + 1 p + 2 आगे चलते गए, फिर अगला नंबर मैंने लिया p की पावर k - 1, फिर अगला नंबर हो गया p की पावर k - 1 में एक 1 प्लस कर लिया, फिर 2 प्लस कर लिया, अब तो सुन चलते गए p की पावर k। तो इस सेट में से मैंने कहा कि आपने वो तमाम नंबर अगर छोड़ दें जो कि p के मल्टीपल्स हैं, क्योंकि जो p के मल्टीपल्स होंगे वो कभी भी p के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में भी एग्जांपल से समझाया कि 3 की पावर 2 में वो तमाम नंबर जो 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है, वो 9 के साथ कभी भी रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वो तमाम नंबर जो p के मल्टीपल्स हैं वो इन नंबर्स के साथ कभी भी रिलेटिवली प्राइम नहीं हो सकते, तो उनको आपने छोड़ना है। उनको छोड़ देंगे, बाकी जो बचेंगे वो सारे रिलेटिवली प्राइम होंगे। सो कंसीडर दी अरे, ये अरे आपने बनानी है, बस इसी में सारा काम खत्म हो जाएगा। मैंने पहली रो लिखी, p तक नंबर लिख लिए सारे, फिर अगला नंबर जारी सी बात है p + 1 से स्टार्ट होगा, फिर p + 2, फिर p + 3, फिर p + 4, अब तो सोन चलता है कि 2p तक मैं ले गया इसको, ठीक है। अब आप कहेंगे जी यहाँ पर कहाँ तक जाकर स्टॉप करना है, ये मैंने 2p तक स्टार्ट कर लिया, 2p तक ले गया एंड।
फिर अगला नंबर 2p+1 से आया, फिर 2p+2, 2p+3, 2p+4, आखिरी नंबर 3p तक चलता गया। फिर इसी तरह 3p होगा, फिर 3p+1 होगा, फिर 4p होगा, तो उसमें चलता रहेगा। फिर अगला नंबर मैंने ले लिया ये वाला p⁻k-2, यानी p की पावर वाला नंबर शुरू कर दिए। तो ये वाला नंबर p⁻k-2+1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर +4 आ गया। अब तो सुनो आखिरी नंबर p⁻k-1 तक ले गया मैं, ठीक है। आखिरी कॉलम में मैं वो नंबर लिख रहा हूँ जो p के मल्टीपल्स हैं, ठीक है, ये गौर कीजिएगा। अब आखिरी रो p⁻k-1 के आगे 1 प्लस कर दिया, फिर इसी नंबर में 2 प्लस कर दिया, फिर इसी में 3 प्लस कर दिया, फिर 4 और आखिरी नंबर p⁻k पर जाकर स्टॉप कर दिया। अब आपने गौर से देखना है, लास्ट कॉलम ऑफ अबव अरे इज मल्टीपल ऑफ p। इसमें जो आखिरी कॉलम है गौर से देखें वो उन नंबरों का जो p के मल्टीपल्स हैं। सो द रिमेनिंग नंबर, अच्छा यहाँ पर एक बात आपने लिखनी है, लास्ट कॉलम ऑफ द अबव अरे इज मल्टीपल ऑफ p, सो द रिमेनिंग नंबर आर इक्वल टू साई ऑफ p की पावर k। तो बाकी जो इनके अलावा बाकी जो नंबर बचेंगे, ठीक है, वो किसको शो करेंगे, आपकी इस फार्मूले को जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, यानी किसको, नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम्स को, जो p की पावर k के साथ नंबर ऑफ रिलेटिव प्राइम बनते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में आप शुरू से ज़रा देखें वीडियो को, तो जैसे मैंने वहाँ पर देखा कि 3 की पावर 2 लिखा हुआ था, तो 9 नंबर लिए मैंने वहाँ पर, तो आखिरी कॉलम 3, 6, 9 वाला उसको छोड़ दिया, तो बाकी जो नंबर बचते थे वो कौन से थे, जो रिलेटिवली प्राइम थे 9 के साथ। तो यहाँ पर अगर आप आखिरी कॉलम को छोड़ देंगे तो बाकी जो नंबर बचेंगे वो कौन से होंगे, जो कि p की पावर k के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। इफ़ वी एलिमिनेट द लास्ट कॉलम देन द रिमेनिंग कॉलम्स आर p-1। अब अगली बात सुने, अगर आप इसमें, अब वो अगली बात ये है कि भाई ये जो आखिरी कॉलम में नंबर हैं, ठीक है, यहाँ पर एक बात ऐड कर रहे हैं, लास्ट कॉलम ऑफ अबव रे इज मल्टीपल ऑफ p इफ़ वी रिमूव या एलिमिनेट दीज नंबर्स देन द रिमेनिंग नंबर्स आर द नंबर्स विच आर रिलेटिवली प्राइम टू p की पावर k। ये आप बात लिख लें कि अगर हम आखिरी कॉलम के नंबर को छोड़ देंगे तो जो बाकी जो नंबर बचेंगे, बाकी नंबर बचेंगे वो वाले नंबर होंगे जो कि p की पावर k के साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम बनते हैं, ठीक है। तो अब अगली बात यह है कि अगर इनको ज़रा छोड़ दिया जाए तो ये जो आपके पास नंबर बचते हैं इस पर ज़रा गौर करें, हैं कितने। अब इनकी आपने तादाद गिननी है, अगर आपने इनकी तादाद गिन ली तो क्वेश्चन ख़त्म। अब उनकी तादाद कैसे गिननी है, इस अरे में यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने कॉलम हैं, p कॉलम है, जाहिर सी बात नज़र आ रहा है। अगर आखिरी pth कॉलम को छोड़ दिया जाए तो बाकी कॉलम कितने बचेंगे, p-1। रिमेनिंग कॉलम्स आर p-1। इफ़ वी एलिमिनेट लास्ट कॉलम देन द रिमेनिंग कॉलम्स आर p-1। नंबर ऑफ रोज़ आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी रोज़ आपको नज़र आती हैं, गिने हैं ज़रा कितनी रोज़ हैं पता। अच्छा बेटा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो तो आपको आसानी से पता चल गए कि ये p-1 है। क्यों आसानी से पता चल गया, यहाँ पर कॉलम जो है ना वो एक ख़ास पैटर्न से चल रहे हैं, नेचुरल नंबर के 1 के डिफरेंस के साथ है, 1 2 3 4 अप टू सोन। ये नंबर ऑफ रोज़ अब आपने गिननी है, और ये जो रोज़ की तादाद है ना वो, अब यहाँ पर पहला नंबर 1 है, फिर p+1 है, फिर 2p+1 अप टू सोन, ये नंबर चेंज होते गए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितने आपके पास नंबर बनते हैं, ये अब आपका टारगेट है, ये गिनना, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कि ये वो आपको नंबर ऑफ कॉलम क्या बता रहे हैं, विथ ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो बाकी बचता है ना, विथ ऑफ द रेक्टेंगल है। यहाँ पर जो अब आपके पास ये चीज़ बची है, ये है हाइट ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगुलर अरे बन रही है इसकी हाइट अब आपने निकालनी है, ठीक है। वैसे तो आसान सा तरीकाकार है, ये फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर, इन दोनों को उठाएं, ये आ जाएगा p की पावर k -1 +1, इसमें से ये कम कर दें तो ये आपके पास टोटल नंबर ये बनते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इसकी बनती है p की पावर k -1 विथ, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, एंड द नंबर ऑफ रोज आर, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है वो p की पावर k -1 है, ठीक है। सो साई ऑफ p k इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट, इन दोनों का आप प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, यानी जो बाकी आपके पास टोटल नंबर बनेंगे, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा p की पावर k इंटू p की पावर k -1 माइनस p की पावर k, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अगर आप अपने पास्ट पेपर में देखें तो कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ आपका, ठीक है। और ये आपका अगर जो कोर्स आउटलाइन अगर देखें तो उसमें ये टॉपिक भी शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपने टॉपिक एक्चुअली क्या है, ये आपका ये है सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज इन 2 वेरिएबल्स। तो आपने सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज को सॉल्व किया हुआ है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से, एक लेकिन वो आपके पास होता है सिर्फ एक वेरिएबल में। यहाँ पर आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज आ गए ये 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। तो खैर इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि ये जो पेपर है ना इसमें आपके काफ़ी क्वेश्चन ऐसे उसने दिए हुए हैं जो कि आपके कोर्स से मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है।
तो इसको सोल्व हमने उसमें वही टेक्निक इस्तेमाल किया करेंगे जो आपने मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में सीखी हैं, ठीक है, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आप सॉल्व करते थे, तकरीबन वही मिलता जुलता काम ही है। अच्छा, तो पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज को आप सॉल्व कैसे करते हैं। तो एज वी नो डैट, ये आपके पास इक्वेशन है, पहली ए एक्स प्लस बी वाई कॉन्ग्रुएंट है आर मॉडुलो एन के, एक कॉन्ग्रुएंट ये दिया हुआ है, दूसरा आपके पास है सी एक्स प्लस डी वाई कॉन्ग्रुएंट टू एस मॉडुलो एन। मैंने लिखा कि ये दो जो लीनियर कॉन्ग्रुएंट हैं ये सॉल्वेबल होंगे और इनका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो ए डी माइनस बी सी और एन का एन यानी मॉडुलो जो है उसका जी सी डी 1 के बराबर है। अब अगर आपको याद हो, आपके पास अगर दो इक्वेशन होती थी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और दूसरी आपके पास आ गई, चलिए इसे इक्वल टू आर कर लेते हैं, ये आपके पास है सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एस। ये जो दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस थी, ये इनका जो सोल्यूशन था वो यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता था, आप जानते हैं जब इसका डिटर्मिनेंट जो है ए डिटर्मिनेंट वो आता था ए बी सी डी, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू 0 हो, और यहाँ से अगर आप इसका ए डिटर्मिनेंट निकालें तो वो ए डी माइनस बी सी आ जाता है, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर भी इसने यही लिखा हुआ है कि आप गौर करें तो जो ए डी माइनस बी सी है ये ए का डिटर्मिनेंट ही लिखा हुआ है, सही है। तो इसमें सबसे पहले आप इसको समझ लें कि यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और जो भी निकलेगा उसका एन के साथ जीसीडी लेंगे, तो लेने के बाद अगर वो जो जीसीडी है 1 के इक्वल आता है तो फिर बेटा ये इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक सोल्यूशन होगा उस वक्त में, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये दो क्वेश्चन दी हुई हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना इसका जीसीडी मालूम करते हैं। तो आप लिखेंगे हेयर ए डी माइनस बी सी किसके बराबर आता है। अब ए डी माइनस बी सी का मतलब है कि आपने यहाँ पर एक्चुअली ये रफ वर्क में ये डिटर्मिनेंट सोल्व करना है 7 3 2 5, तो ये कितना आ जाएगा 35 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 9। तो ए डी माइनस बी सी आपके पास 9 आ गया और एन यहाँ पर कितना है, एन की वैल्यू यहाँ पर ये है, मॉडुलो कितना है 16 है। तो अब आपने आगे लिखना है कि हम अब 9 और 16 का जी सी डी मालूम करते हैं। नेक्स्ट हेयर जी सी डी ऑफ 9 एंड 16 वो आपके पास आ जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक नंबर ऑड हो दूसरा इवन हो तो याद रखें उनका जी सी डी 1 के इक्वल होता है, सही है। तो निकालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, तो यहाँ पर जी सी डी इसका 1 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब अगली बात यह है कि इसको सोल्व कैसे करना है। मैं इस कॉन्ग्रुएंट को 1 कह देता हूँ, इस कॉन्ग्रुएंट को 2 कह देते हैं, सही है। तो जिस तरह आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते थे इनको, एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन से हम सोल्व करेंगे इसको, सही है। मतलब आप किसी एक वेरिएबल को यहाँ पर कैंसिल आउट कर दें, तो मैं y को कैंसिल आउट कर देता हूँ। y को कैंसिल आउट करने के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा और क्वेश्चन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लें बाय 5 टाइम 1 एंड 3 टाइम 2 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग और बाद में ना सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, नहीं जी, इसको बेटा 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 35x, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 15y, कॉन्ग्रुएंट टू इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 50, मॉडुलो 16। यहाँ पर मॉडुलो का जो नंबर है वो नहीं आपने उससे मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको चेंज नहीं कर देना। ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 6x प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जा गया 15y, कॉन्ग्रुएंट टू इसको मल्टीप्लाई किया जा गया 27, मॉडुलो 16, ठीक है। अब मैंने कहा देन सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे, आप जानते हैं। तो ये आपके पास रह जाएगा 29x, कॉन्ग्रुएंट टू ये कट जाएगा, 50 माइनस 27 कितना रह जाएगा आपके पास 23, मॉडुलो 16। अब यहाँ पर आपका जो आंसर है ना वो होना चाहिए x इक्वल टू समथिंग, तो x के साथ यहाँ पर कोफिशिएंट 29 है तो x की वैल्यू निकालनी है, 29x की वैल्यू नहीं निकालनी, सही है। तो अच्छा, अब यहाँ पर दोनों जो कोफिशिएंट हैं 29 एंड 23 ये दोनों नंबर 16 से बड़े हैं, मॉडुलो हमारे पास 16 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप ये 16 जब यानी मॉडुलो से जब भी नंबर बड़ा होता है तो मैंने आपको क्या टेक्निक बताई है, आपने उसको डिवाइड करना है और नया आंसर लिखना है आपने। मतलब यहाँ पर हम 29 को पहले डिवाइड कर लेते हैं 16 पर, 16 1 16, तो बाकी कितना रह गया जी आपके पास, ये रह गया आपके पास 13, ठीक है। तो अब यहाँ पर 29x को मैं बदल कर बाकी जितना बचा है 13 उस वो लिखूँगा, इसकी जगह मैं लिख दूँगा 13x कॉन्ग्रुएंट टू।
आगे 23 है, 23 को भी मैं 16 पर डिवाइड करूँगा। 23 को 16 पर डिवाइड किया, 16 1 16, रिमाइंडर आपके पास आ गया 7। सही है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 7 मॉडुलो 16। और यहाँ पर ये एक रीज़न वो लिख दें आप, बेहतर है कि भाई 29x असल में कांग्रुएंट है किसके, क्या लिखा आपने बाकी 13x मॉडुलो 16 के लिहाज से, तो लिहाजा हमने 29x को बदल दिया 13x में, x आएगा यहाँ पर, और 23 जो है वो कांग्रुएंट है 7 के, तो लिहाजा हमने 23 की जगह क्या लिख दिया 7 लिख दिया। क्लियर होगी बात ये। अच्छा अभी भी ये आपके पास x की वैल्यू नहीं यहाँ पर निकली, अब इसको मज़ीद कैसे सॉल्व करना है। अब एक टेक्निक तो वो ये है कि जो आप ये कैसे आप लीनियर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया। दूसरा ये कि यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आप इस्तेमाल करें 13 को किसी, यहाँ पर 13 है और मॉडुलो क्या 16 है। सोचें ये ऐसा कि 13 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें और उधर से 16 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों को डिफरेंस जो है ना, यानी कि दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है 1 आना चाहिए। ठीक है, 1 क्यों आना चाहिए, क्योंकि x के साथ मुझे कोफिशिएंट 1 चाहिए। सही है, तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, वो वाला जो लंबा मेथड है उस तरह नहीं इस्तेमाल करना जो मैंने ऊपर आपको बताया। अच्छा, इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 65। ठीक है, तो 65 को जब आप जानते हैं 16 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 बनता है। तो इस पूरी कांग्रेंस को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, हमने x निकालना है। सही है, मल्टीप्लाई बाय विद 5 वो आप लिख लेंगे, ये आ जाएगा 65x इक्वल टू, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये आ जाएगा 35 कांग्रुएंट टू मॉडुलो 16। ठीक है, अब अगली बात 65 को आप डिवाइड करेंगे 16 के ऊपर, तो ये आ जाएगा 16 4 द 64, रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो इसका मतलब आप 65x की जगह लिखोगे x कांग्रुएंट टू, अब 35 है, 35 को भी 16 में डिवाइड करेंगे तो 16 दूने 32, बाकी रह गया 3, तो x कांग्रुएंट टू 3 आ गया मॉडुलो 16 के। और यहाँ पर आप ये वजह लिख दें कि 65x असल में कांग्रुएंट है किसके, बाकी कितना बचा x के मॉडुलो 16 के लिहाज से, और इधर आप लिखोगे 35 जो है वो कांग्रुएंट है 3 के मॉडुलो 16 के लिहाज से। तो लिहाजा हमने 35 को 3 में बदल दिया और 65 को x में बदल दिया। तो आसान है, मुश्किल नहीं था। वैसे मैंने आपको बताया कि उसने क्वेश्चन सिलेबस से हट कर दिया हुआ। अच्छा, अब x की वैल्यू को 3 को अब आप क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर दें, या दूसरा तरीकाकार ये है कि यहाँ पर भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इस मरतबा वाया आपने बचाना है, तो x को इस क्वेश्चन को 7 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, देन सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं। ठीक है, एक ये मेथड है। दूसरा ये है कि जिस तरह आप करते होते हैं कि बाय पुटिंग, उसको पुट कर देते हैं ना हम, तो यहाँ भी आप पुट कर सकते हैं इसको। x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू जो 3 निकली है आपके पास, इसको आप पुट कर दें, पुट x इक्वल टू x कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 16 इन क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में x की वैल्यू 3 पुट करें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 5y कांग्रुएंट टू 9, यहाँ पर कांग्रुएंट का साइन आएगा भाई, मॉडुलो 16। ये आ गया 2 3 6, 6 को उधर ले जाकर नंबर है माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा, 9 माइनस 6 कितना हो गया 3। तो ये 5y कांग्रुएंट टू 3 आ गया मॉडुलो 16 के लिहाज से। सही है। अच्छा, अब आपने y निकालना है फिर दोबारा। 5 के करीब कोई ऐसा नंबर सोचें जो 16 के करीब करीब बन जाए, तो 5 3 15 होता है। ठीक है, तो ये ज़रा देखें, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो मल्टीप्लाई बाय 3 वो आप लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 15y कांग्रुएंट टू इधर बन गया 9 मॉडुलो 16 के। अच्छा, अब लेकिन 15 और 16, अगर आप 15 को 16 में डिवाइड करें, हालांकि हम डिवाइड तब करते हैं जब नंबर बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर आप ये एज अ ट्रिक चूँकि चल रहे हैं, शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। 16 1 ज़ा 16, बाकी रह गया -1। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 15y जो है वो कांग्रुएंट है -y के मॉडुलो 16 के लिहाज से। सही है। ठीक है, आप इसको इधर लाएंगे तो प्लस 16 हो जाएगा ना, तो 16 को 16 में डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाता है। सही है, तो इसकी जगह मैं अब बदल के लिखूँगा -y कांग्रुएंट टू 9 चूँकि 16 से पहले ही छोटा होता है। सही है, तो अब यहाँ पर चूँकि 9 आपका पहले ही 16 से छोटा है, तो ये तो आपके पास रहेगा एज अ 9 ही, 9 मॉडुलो 16 के। तो लो जी, यहाँ से माइनस को आप उधर ले जाएं तो y की वैल्यू आ जाएगी -9 मॉडुलो 16। तो एक आंसर तो ये है y कांग्रुएंट टू -9। ठीक है,
लेकिन अगर आप इसका चाहते हैं पॉजिटिव सोल्यूशन, ठीक है, तो पॉजिटिव सोल्यूशन के लिए सिंपल आपने क्या करना है बेटा, ये जो आपके पास -9 है ना, इसमें ये मॉडुलो 16 प्लस कर दें तो कितना बन जाएगा, -9 × 16 7। तो ये इसका आंसर है मॉडुलो 16, ये इसका पॉजिटिव सोल्यूशन है। आप वो भी आंसर लिख सकते हैं y कॉन्ग्रुएंट टू -9, वो भी चलेगा, लेकिन आप अगर पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो ये है। पॉजिटिव कैसे बनाना है, हमेशा यहाँ पर -9 है ना, तो इधर वाला मॉडुलो इसमें ऐड करें तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। सही है। अच्छा, ये क्यों माइनस, क्या क्या टेक्निक है यहाँ पर यानी प्लस करने की, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है, आपको पता होगा। एक्चुअली होता ये है कि इसे मैं अगर लिखता हूँ ऐसे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में, तो ऐसे लिखूंगा ना, y + 9 / 16, इसे कहते हैं हम सम इंटीजर t, तो ये आ जाएगा y = -9 + 16t। और t क्या है, एक इंटीजर है। अगर t 0 रखेंगे तो y का आंसर -9 आएगा, और अगर t 1 रख लिया जाए तो y का आंसर क्या बनेगा, 7। ठीक है, तो अब t 1 रखने का मतलब है कि आपने 16 जमा कर रहे हैं, तो वही मैंने सिंपल आपको बताया, ठीक है, कि आप इसको पॉजिटिव इस तरह बना सकते हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। पेपर वैसे उसने जानदार बनाया, लेकिन बच्चों के लेवल के क्लास है, मुश्किल है ये, ठीक है, वैसे पेपर जानदार है ये। नेक्स्ट बेटा आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2076 एंड डिविजिबल बाय नाइदर 4 नॉर बाय 5। आपने वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर मालूम करने हैं 2076 तक, जो ना 4 पर डिवाइड होते हैं ना 5 पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ लें। अब वो नंबर 4 पर भी डिवाइड नहीं होता, 5 पर भी डिवाइड नहीं होता, ये असल में आपका कार्डिनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। शायद आपने सेकेंड ईयर में अगर चैप्टर नंबर 2 आपको याद हो, लॉजिक्स वाला, ठीक है, तो उसमें कार्डिनैलिटी वगैरह का जिक्र करते हैं, अगर डिटेल से आपने पढ़ा हो। अच्छा, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, ये दोनों सेट होंगे ओवरलैपिंग। क्यों है मैं अभी बताता हूँ। लेट कर लेते हैं सेट ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर डिविजिबल बाय 4 को, नंबर डिविजिबल बाय 4 को, और बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर डिविजिबल बाय 5 को। अब इन दोनों की जो इंटरसेक्शन होगी, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाली, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी कि नंबर जो 4 पर भी डिवाइड होता है और 5 पर भी डिवाइड होता है। और आपको पता है 4 और 5 दोनों पर डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है, जो 20 का मल्टीपल है, यानी जो 20 के मल्टीपल होंगे वो नंबर जारी सी बात है 4 पर भी डिवाइड होते हैं और 5 पर भी डिवाइड होते हैं। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो वाले एलिमेंट आएंगे जो 4 पर भी डिवाइड होते हैं, 5 पर भी, यानी 20 के मल्टीपल्स हैं। तो अब ये जो ए से बी तक है, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी ये सारा कहलाता है यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट यानी ए और बी को छोड़कर जो बाकी हिस्सा बचता है, ये सारा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको पता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस नंबरों को जो कि ना 4 पर डिवाइड होते हैं ना ही 5 पर डिवाइड होते हैं, ठीक है, और ना ही उनके मल्टीपल पर डिवाइड होते होंगे, यानी 20 पर। सही है। तो आपका जो टारगेट है वो ये ग्रीन एरिया मालूम करना है। अब वो ग्रीन एरिया मालूम कैसे होगा, ग्रीन एरिया जनाब आपने मालूम करना है तो वो इस तरह होगा कि यू में से आप ये जो सारा ये वाला एरिया है इसको माइनस कर दें। कौन सा, ये जो रेड में करने लगा हूँ, ये टोटल एरिया, ये सारा एरिया आप माइनस कर देंगे तो आपके पास जो बाकी ग्रीन वाला एरिया वो आ जाएगा। अब वो माइनस कैसे करना देखें ज़रा। u में से a के नंबर, यानी n ऑफ u का मतलब u के नंबर, n ऑफ u का मतलब u के नंबर, इसमें तो माइनस कर देंगे a के नंबर्स को प्लस b के नंबर्स को माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये हमारा फार्मूला होगा यहाँ पर। तो ये जो चीज़ आएगी ये आपके पास उन नंबर्स को शो करेगा जो कि 2076 से छोटे हैं, ठीक है, और ना 4 पर डिवाइड होते हैं ना ही 5 पर डिवाइड होते हैं, नाइदर डिविजिबल बाय 4 नॉर बाय 5, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात सुने, ये मैंने कैसे लिखा है, खाली इसको n ऑफ a और n ऑफ b क्यों नहीं लिखा, ये ओवरलैपिंग का केस होता है, और ओवरलैपिंग के केस में आप जानते हैं, ओवरलैपिंग के केस में आप जानते हैं एक्चुअली a यूनियन b बराबर होती है n ऑफ a यूनियन b, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a यूनियन b, जैसे कार्डिनैलिटी ऑफ a यूनियन b भी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैं मज़ीद इसको छोटा कर लूँ तो ये असल में सिर्फ इतना बनता है, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये फार्मूला है आपका। आगे से ए यूनियन बी के ऊपर ये फार्मूला आगे इसमें मैंने अप्लाई कर दिया, सही है। तो अच्छा, अब यहाँ पर मैंने करना क्या है, अब सबसे पहले हमें ए के नंबर चाहिए। ए के नंबर कौन से लिए मैंने, वो नंबर जो 4 पर डिवाइड होते हैं। बी के नंबर जो 5 पर डिवाइड होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों पर डिवाइड होते हैं। इन सब को इकट्ठा करके माइनस कर दिया यू में से, तो जो ग्रीन एरिया है वो वाले बच जाएंगे जो ना 4 पर डिवाइड होते हैं ना 5 पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, बस ये तरीकाकार है आपका। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेट ए शो द नंबर डिविजिबल बाय 4 सो ए इज इक्वल टू। अब ए की तादाद कैसे होगी, 4 पर डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं, पहला तो 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, अब तो सुन आखिरी कौन सा होगा, आखिरी खुद है 2076। ये नंबर खुद 4 पर डिवाइड होता है। मुझे कैसे पता लगा कि वो 4 पर डिवाइड होता है, एक नंबर 4 पर डिवाइड होता है अगर उसके लास्ट 2 डिजिट 4 पर डिवाइड हो। तो 2076 के लास्ट 2 डिजिट हैं 76, तो लिहाजा 76 4 पर डिवाइड होता है, 19 तो 76 होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 पर डिवाइड होगा, इसलिए मुझे पता चल गया। ठीक होगी बात ये। अब अगली बात, बी के नंबर जो 5 पर डिवाइड होते हैं, तो 5 पर डिवाइड होने वाला नंबर 5, फिर 10, फिर 15, आखिरी नंबर इसमें होगा 2075 जो 5 पर डिवाइड होता होगा। कैसे पता चला कि 2075 है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर वो नंबर जिसका एंड 0 या 5 के ऊपर होता है, जिसका आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट 0 या 5 वो हमेशा 5 पर डिवाइड होता है। तो 76 के पीछे पीछे 75 पड़ा हुआ 75, लिहाजा वो क्या होगा, उस पर डिवाइड होगा। अब मैंने वो नंबर लिखने हैं जो 20 पर डिवाइड होते हैं, यानी 4 और 5 दोनों के ऊपर। तो पहला नंबर 20, दूसरा 40, तीसरा 60 और आखिरी कौन सा होगा, सोचें ज़रा, 2060। ये 2060 होगा, 2070 नहीं डिवाइड होने वाला। 2070 जनाब आपका 20 पर डिवाइड नहीं होगा, 0 0 से कट गया, तो 206 207 तो 2 पर नहीं डिवाइड होता, ऊपर ओड है। 2060 जो है ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा जी 103। ठीक है, तो इसका मतलब ये आखिरी नंबर जो आपका बचेगा जो 20 पर आएगा वो ये आ जाएगा। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सिर्फ इतनी चीज़ बता दें कि ए के नंबर कितने हैं, बी के नंबर कितने हैं और ए इंटरसेक्शन बी के नंबर कितने हैं। अगर आप इतना बता दें ना तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आप जाएं अपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की तरफ। और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में अगर आपको याद हो, गौर करें कि ये जो नंबर चल रहे हैं ना सारे, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर हैं एपी के, ये भी। तो आपको याद हो कि उसमें आपने बताना था कि नंबर ऑफ टर्म, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स आर इन दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की रकमें कितनी हैं टोटल एंड तक, ये 2076 तक। तो आप फार्मूला लगाते थे ये वाला, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ से आप n मालूम कर लेते थे। nth टर्म इसकी कितनी है, पहले की 2076, a1 फर्स्ट टर्म है 4, n आपने मालूम करना है और d कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। इसको सोल्व करते हैं तो n निकल आएगा। ठीक है, तो लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कर लें। n निकालना है ना आपने, इसमें n ऑफ a निकालना है मैंने, यानी कि a के नंबर निकालने हैं मैंने। ट्रिक ये इस्तेमाल करेंगे, फाइनल वैल्यू कौन सी है 2076 माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का, इसमें एक प्लस कर दें आप। ठीक है, 2076 में से 4 माइनस करें कितना बचता है, 2072 ओवर 4 प्लस 1। इसको कैंसिल करें, 4 5 20 और 18 प्लस 1, ये 519 नंबर बनते हैं। ठीक है, प्लस 1 क्यों किया, आप उधर से भी निकाल कर देख लें, प्लस 1 ही करेंगे आप, सही है। तो ये बस आपने ट्रिक याद रखना। तो यहाँ पर आपके पास बेटा जी इसके सामने एन ऑफ ए आपके पास आ जाएगा, एन ऑफ ए आ जाएगा जी 519। आगे निकालते हैं एन ऑफ बी। हेयर एन ऑफ बी, यहाँ पर मैंने जगह नहीं छोड़ी, आप आगे जगह छोड़ के एन ऑफ ए साथ ही लिख लीजिएगा। एन ऑफ बी निकालना है अब आपने। एन ऑफ बी के लिए भी आप यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि फाइनल नंबर कितना है 2075 माइनस इनिशियल नंबर 5, डिफरेंस कितने का 5 का, नंबरों के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 5 के फ़र्क से है ना, प्लस 1। 2075 में से इसको माइनस कर दें, ये आ जाएगा 2070 ओवर 5 प्लस 1, ये आ जाएगा 5 4 40 और ऊपर कितना बन जाएगा 14 बनेगा ना, हाँ जी 14 5 70 होता है। तो ये आपके पास 415 नंबर आते हैं, सही है, अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक किया तो 2075 माइनस 5। ठीक है,
415 बनते हैं जी। तो ये आ गया 415। अब आपको चाहिए ए यूनियन बी के नंबर, एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के नंबर भी वही टेक्निक 2060 फाइनल माइनस इनिशियल कितना है 20, फ़र्क कितने का 20 का ही है जमा 1, तो ये रह गया 2040, 20 + 1 ये इससे कट देगा, ये आ जाएगा 102 + 1 डैट इज़ 103। तो ये 103 आपके पास आ जाएगा इसमें। क्लियर होगी बात ये। लो जी, अब ये तमाम जो वैल्यूज़ हैं अब आप इसमें पुट कर दें इस फार्मूले में। ये मेरे पास फार्मूला लिखा हुआ सामने, ठीक है। तो इस फार्मूले में एन ऑफ यू का मतलब जो टोटल नंबर थे, ठीक है, वो कितने थे 2076 शामिल है, 2076। आगे चलें, माइनस एन ऑफ ए के नंबर कितने हैं, ए के नंबर निकले हैं 519 प्लस बी के नंबर कितने हैं 415 माइनस 103। इसको सबको प्लस माइनस कर लें, ये 845 बनते हैं शायद। ये आपके पास 1245 आंसर आता है। इसको प्लस माइनस कर लीजिएगा 1245, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा 1245 ऐसे नंबर हैं जो कि ना 4 पर डिवाइड होते हैं ना 5 पर डिवाइड होते हैं। क्लियर होगी बात ये। तो इस तरीके से ये आपने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, टेक्निकल है थोड़ा सा, ठीक है। आप लोगों का ज़ाहिर सी बात है लेवल का नहीं है, बच्चे का कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता। तो खैर ऑल ओवर दी जितने भी मैंने अभी तक पास पेपर सॉल्व किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कंसेप्चुअल पेपर था ये पेपर था आपका, ठीक है। अपनी तरफ से एक एफ़र्ट की है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई कमी, कोई आपको चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। और फिर पहले वाली बात जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई कि अगर बेटा ये जो आप वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ इतनी एफ़र्ट करते हैं तो आप इसे ऑफलाइन अगर सेव कर लेते हैं तो उससे थोड़ा सा हमें फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। आप अगर इसको ज़रा ऑनलाइन देखा करें, ठीक है, उससे ज़रा वॉच टाइम जो है चैनल का बढ़ जाता है, चैनल रैंक करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये पास पेपर तो हमने 2021 तक कंप्लीट कर लिए। बाकी नंबर थ्योरी में कुछ मज़ीद जो चीज़ें अगर आपके सिलेबस के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफिज़।